आज इस पी ब्लॉक के फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे हम कुछ क्वेश्चन प्री लेक्चर एक्सरसाइज के अंदर पूछ रहे हैं। आपने आज के लेक्चर के बेसिस पे इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। पी ब्लॉक जो कि एक बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत बच्चों को डर बना रहता है और डर का कारण ही यही है कि कंटेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप स्मार्ट प्रिपरेशन करेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए हरगिज मुश्किल नहीं रहेगा। तो देख लीजिए पहले कौन से क्वेश्चन हैं। आपको आज के लेक्चर के बेसिस पे ये बताना है कि ग्रुप 15, 16 और 17 में सेकंड मेंबर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट मेंबर से ज्यादा होती है। यानी जैसे कि अगर मैं ग्रुप 17 की बात करूं, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है, फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो हमें यह जवाब देना है कि सेकंड मेंबर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट मेंबर से ज्यादा क्यों है, यह आंसर चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, नियॉन का साइज फ्लोरीन से क्यों बड़ा है। ग्रुप 18 का साइज ग्रुप 17 से बड़ा होता है, लेकिन आपको सिर्फ यह बताना है कि नियॉन का साइज फ्लोरीन से क्यों बड़ा है, और इसके दो रीजन आपको आज के लेक्चर के बाद अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। फिर आपको बताना है कि ग्रुप 16 में कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, उसका नाम क्या है और उसका नाम किस बेसिस पे रखा गया, ये आपने क्वेश्चन का आंसर सर्च करना है। फिर जवाब आएगी सल्फेट आयन की SO4-2 पॉसिबल है, लेकिन SO4 और SO4+2 इज नॉट पॉसिबल। एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि भाई एक चीज बनती है, एक चीज नहीं बनती, क्यों बनती है, क्या कारण है, क्या रीजन है। तो आपने ये बात यहां पर बतानी है कि ये पॉसिबल है लेकिन ये दोनों पॉसिबल नहीं है, उसका मेन रीजन क्या है। अगला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा चुका है, NCl5 नहीं बनता लेकिन PCl5 फॉर्म होता है। NCl5 क्यों नहीं बनता, PCl5 फॉर्म होता है, इसका आंसर आप ढूंढेंगे। फिर आपने बताना है कि N2 की रिएक्टिविटी कम है और P4 की ज्यादा है। P4 बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसे बल्कि रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना मुश्किल होता है, पानी के अंदर इसको रखते हैं, इसका रीजन आपने बताना है। फिर आपने बताना है फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करता, यानी फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इसका रिडक्शन होता है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। ऐसा क्यों है ये आपने यहां पर बताना है। अगली चीज, ऑक्सीजन जनरली जो कंपाउंड बनाता है उन्हें ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड कहा जाता है, लेकिन यहां आपको यह बताना है कि जब फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो उस कंपाउंड को ऑक्साइड नहीं कहते, उस कंपाउंड को फ्लोराइड कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है। कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज फ्लोराइड, नॉट ऑक्साइड। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन वी कैन से। तो आज के लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देख के इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी नोट डाउन कीजिएगा, और जो क्वेश्चन लेक्चर के अंदर बताए उन्हें भी नोट डाउन कीजिएगा। अगर एक स्टेप वाइज प्रिपरेशन को आप फॉलो करेंगे तो पी ब्लॉक कभी भी आपके लिए मुश्किल चैप्टर नहीं रहेगा, लेकिन जरूरत है एक अटेंशन की, एक एंथुजियाज्म की। अगर इस तरह से आप काम करेंगे तो डेफिनेटली काम हो पाएगा। तो चलिए आप चलते हैं आज के लेक्चर पे, उसको अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए और इन क्वेश्चंस के जवाब बताइएगा। बहुत सारे बच्चों की बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद आज हम कोशिश करेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12th को किस तरह से सिस्टमैटिक वे में किया जाए और किन बातों का आपको खास तौर पे यहां ध्यान रखना होगा। देखिए, जहां तक एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात है वो तो आपको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करनी ही है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं वो तो आपको बिना कहे करने ही हैं, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन चैप्टर को आपने किस तरह से पढ़ना है सीखिएगा। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधे इस चैप्टर पे आते हैं। आपके सिलेबस में है ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 और साथ में है ग्रुप नंबर 18। आपको हमेशा पहले ग्रुप नंबर 15 पढ़ना चाहिए। अगर आपने इस ग्रुप को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो बाकी के सभी ग्रुप ऑटोमेटिकली बड़ी आसानी से होते चले जाएंगे। तो आपको सबसे पहले ग्रुप नंबर 15 को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए।
कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आपको कोई भी ग्रुप अगर आप पढ़ते हैं उसके मेंबर के बारे में पता होना चाहिए कि उस ग्रुप के मेंबर क्या हैं। जैसे अगर मैं ग्रुप 15 की बात करता हूं तो मुझे इसके मेंबर पता हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये ग्रुप 15 के मेन एलिमेंट जो आपको ध्यान रखने हैं। ग्रुप 15 के एलिमेंट जान लिए। ऐसे ही जब आप ग्रुप 16 पढ़ें आपको उसके मेंबर पता होने चाहिए। हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये हमें याद होना चाहिए। पोलोनियम यहां पे रेडियो एक्टिव है, इसीलिए आपको इसे ग्रुप 16 के साथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो एक एलिमेंट यहां हटा दिया गया। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव, इसे ध्यान रखेंगे। ऐसे ही ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिर्फ और सिर्फ इन 4 मेंबर पे ध्यान देना है, एस्टेटाइन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो जब भी इस ग्रुप को पढ़ें ऐसे ही पहले हर एक ग्रुप में आपने उसके मेंबर के बारे में पढ़ा। अगली चीज सिस्टमैटिक वे में साथ के साथ पढ़ने की कोशिश करें, वो आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे आपको यहां पर यह पढ़ना चाहिए कि एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड होता है। तो मैं यहां पर आपको प्रॉपर्टी वाइज इनकी स्टडी करके बताता हूं। एटॉमिक साइज हमेशा, चाहे आप क्लास 11 पढ़ रहे हैं चाहे क्लास 12 पढ़ रहे हैं, जब भी आप एस ब्लॉक या पी ब्लॉक पढ़ें हमेशा पहले एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ें। ग्रुप नंबर 15 में या किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा होगा, डाउन द ग्रुप साइज लगातार बढ़ता जाएगा। ऐसे ही ग्रुप 16 में साइज बढ़ता जाएगा, 17 में बढ़ता जाएगा। यानी डाउन द ग्रुप पे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि साइज लगातार एक यूनिफॉर्म वेरिएशन शो कर रहा है। आपको यहां पर जो चीज याद करनी है वो ये है कि एटॉमिक साइज ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन ऑक्सीजन, ये आपको यहां से आना चाहिए। जनरल ट्रेंड ये होता है पीरियड में साइज डिक्रीज होता है, तो होना ये चाहिए ऑक्सीजन का साइज स्मॉल होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन से स्मॉल है। रीजन सिंपल है, ड्यू टू रिपल्शन इन द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल। ऑक्सीजन में पी सबशेल में पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिपल्शन होती है और इसी वजह से इसका साइज बढ़ जाता है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना होगा नियॉन और फ्लोरीन के केस में कि नियॉन का साइज फ्लोरीन से बड़ा है। कारण है क्योंकि वहां पर ऑक्टेट पूरी तरह से है, कंप्लीट ऑक्टेट में स्लाइड रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से वहां पर साइज जरा सा इंक्रीज होगा। तो हमारा एटॉमिक साइज का सिर्फ ये 2 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। अगली चीज है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, सिंपल सी बात है। अब जो क्वेश्चन आपको याद करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन ऑक्सीजन, ये याद करना है। कारण क्या होगा, परहैप्स आप जानते हैं, ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस वजह से नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। ग्रुप 18 की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 17 से ज्यादा है और इसका रीजन हो गया ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 18। तो 2 पॉइंट हमारे यहां पर इस तरह से क्लियर होते हैं। तीसरी चीज आपको जाननी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहा जाता है। ग्रुप 15 में क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम होती है, ये बात याद रखेंगे, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप 18 की भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होगी ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन की कम है ऑक्सीजन से। जवाब है ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर एंड फ्लोरीन क्लोरीन। जनरली हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। अब डाउन द ग्रुप जनरल अगर इंक्रीज है तो वो चीज आपके किसी काम की नहीं, वो तो एक जनरल ट्रेंड है। आपको क्या ध्यान रखना है, स्मार्ट प्रिपरेशन। आपको इन तीन ग्रुप के अंदर ये ध्यान रखना है कि सेकंड मेंबर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट मेंबर से ज्यादा होती है, यानी फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, सल्फर की ज्यादा, क्लोरीन की ज्यादा। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है, क्योंकि फर्स्ट मेंबर का साइज बहुत छोटा होता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन मिलता है, इसीलिए पहला मेंबर आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, और दूसरा मेंबर का साइज जरा सा बड़ा होता है और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ध्यान रखेंगे सिर्फ इन्हीं तीन ग्रुप के अंदर सेकंड मेंबर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट मेंबर से ज्यादा होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आपको पढ़ना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज के बारे में, कि ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज का मतलब है कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या गेन करेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, कितने का लॉस करेगा या कितने का गेन करेगा। कैसे मालूम पड़ेगा, देखो हम जानते हैं सपोज फास्फोरस 285 5 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है -3, 5 का लॉस करता है +5, तो ग्रुप 15 की ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज ये हो जाएगी, कोई भी एलिमेंट इससे बाहर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं शो करेगा। ऐसे ही ग्रुप नंबर 16 में सल्फर है, और सल्फर की रेंज क्या हो जाएगी, 2 गेन कर सकता है, 6 का लॉस, -2 to +6, ये ग्रुप 16 की रेंज रहेगी। और 17 की अगर आप रेंज देखें, क्या बता पाएंगे, 287, आई थिंक आप बता पाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, यानी -1 to +7, ये 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकता है और 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज को निकाला जाएगा, ये हमें यहां पर याद रहे। अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नाइट्रोजन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर सकता है, +5 जैसा नाइट्रिक एसिड में। ऑक्सीजन क्या शो कर सकता है, सल्फर क्या शो कर सकता है, एटसेट्रा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ग्रुप की रेंज है -1 to +7, लेकिन फ्लोरीन क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो यहां से याद रखने वाला पॉइंट हो गया रिगार्डिंग फ्लोरीन, ये सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगली चीज है जिसे कोवैलेंसी कहा जाता है। कोवैलेंसी का मतलब कोई भी एलिमेंट कितने कोवैलेंट और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। कोवैलेंट बॉन्ड तो उतने ही बनाएगा जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे नाइट्रोजन है, हम जानते हैं 1s2 2s2 2p3, यहां पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये नाइट्रोजन 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। और इस फिल्ड ऑर्बिटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो हम कहेंगे इसकी लोअर कोवैलेंसी है 3 और हायर कोवैलेंसी है 4। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैक्सिमम कोवैलेंसी शोन बाय नाइट्रोजन 4, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय नाइट्रोजन 5, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर मैं बाकी मेंबर्स की बात करूं,
बाकी मेंबर में जैसे हमारे पास फास्फोरस 3s2 3p3 3d0, फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये और भी ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। तो फास्फोरस 4 से ज्यादा की कोवेलेंसी शो कर सकता है क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है PCl5 is possible but NCl5 is not possible. Now you have the answer. क्योंकि नाइट्रोजन 5 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है 3 p ऑर्बिटल से, एक ये एक्साइट हो गया, 5 ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये 5 की कोवेलेंसी यहां पर शो कर सकता है। तो इस तरह से पहले मेंबर ने कोवेलेंसी शो की 3 and 4 की, और बाकी मेंबर 3, 4, 5, 6 एटसेट्रा इतने की कोवेलेंसी शो कर सकते हैं। ऐसे ही ग्रुप 16 में अगर आप ऑक्सीजन को लेंगे, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, अब ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, बाकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और पाया गया है कि ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, लाइक इन H3O पॉजिटिव। इस तरह से ऑक्सीजन मैक्सिमम कोवेलेंसी 3 की शो करेगा। बाकी मेंबर क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, वो ज्यादा की कोवेलेंसी भी वहां पर शो कर सकते हैं। ऐसे ही आप फ्लोरीन क्लोरीन को सॉल्व कर लेंगे। फ्लोरीन सिर्फ 1 की कोवेलेंसी शो कर सकता है, और बाकी मेंबर 1 से ज्यादा की कोवेलेंसी भी शो कर सकते हैं। ये बात आप यहां से याद रख पाएंगे। तो एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, रेंज, कोवेलेंसी, इसके बेसिस पे हर क्वेश्चन आपका सॉल्व होता जाएगा। अगर आप ध्यान से इनको करते जाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर एक क्वेश्चन इसी तरह से यहां पर सॉल्व होता जाएगा, ध्यान रखें। तो इस वीडियो लेक्चर को पार्ट 1 नाम दिया जाता है क्योंकि यहां पर हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे। जितना आपको सिखाया गया उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं, उसको रिवाइज करें, और बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर यहां सीखेंगे और इस चैप्टर को समअप करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोशिश करनी है आपको, और बिल्कुल इसी तरह से शॉर्टकट में रह के आप पी ब्लॉक चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जिस तरह से मैंने बताया, पहले इसको अच्छे से पढ़ें, उसके बाद बेशक से आप बुक पढ़े या ना पढ़े, दैट इज अप टू यू, लेकिन शुरुआत आपकी यहीं से होनी चाहिए। देखते रहिए अब हमारे आगे आने वाले वीडियो जो इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पी ब्लॉक स्टडी के दौरान अब है हमारा ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 जिस तरह से मैं अभी तक बाकी 2 ग्रुप्स के बारे में बताता आया हूं, ग्रुप 17 और 16, उसी तरह से आपको करना है ग्रुप 15। सबसे पहले जनरल कॉमन नेम। इस ग्रुप का नाम है निकोजेंस। निकोजेंस का मतलब सफोकेटिंग एलिमेंट। नाइट्रोजन इस ग्रुप का पहला मेंबर, नाइट्रोजन फैमिली भी इसको कहा जाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये हैं इस ग्रुप के एलिमेंट। जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। एटॉमिक साइज कोई चेंज नहीं। ग्रुप 16, 17, 13, 14 एक डिक्रीजिंग ऑर्डर यहां पर फॉलो करेंगे आप। तो यहां तक तो कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बना। ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताता आया हूं मैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन की जाती है, कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या लॉस कर सकता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। फास्फोरस 285, डिसाइड कीजिए कहां से कहां तक होगी ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज। 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो सकता है, यानी -3 to +5। ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये आइदर 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या 5 का लॉस कर सकते हैं।
तो रेंज रहेगी -3 टू +5। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हम कहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस +3, 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस +5, +3 +5, ये है जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन बिस्मथ इस ग्रुप का लास्ट एलिमेंट जहां इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा, और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बिस्मथ शो करेगा ओनली +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में सबसे जरूरी बात जो आपको याद रखनी है कि बिस्मथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये बात अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। कोवैलेंसी, अब नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ये है कॉन्फ़िगरेशन, और फास्फोरस 1s2 and then it is 2s2 2p6, then 3s2, then 3p3 और d सबशेल वैकेंट। अब जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है, डिसाइड कीजिए क्या होंगी इनकी कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनाना, और कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने हैं नाइट्रोजन के पास? 3, तो नाइट्रोजन की कॉमन कोवैलेंसी 3। 3 से ज्यादा अनपेयर्ड नहीं हो सकते, 3 से ज्यादा कॉमन कोवैलेंसी नहीं। हाँ, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना हो लाइक NH4 पॉजिटिव, तो हायर कोवैलेंसी यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते वक्त ये +4 शो करेगा, अदरवाइज कॉमन है +3। फास्फोरस देखिए 3 तो बना सकता है डायरेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड, सो इट इज +3। 1 इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर इधर आ जाए, 5 अनपेयर्ड, सो दिस इज +5। सो नाइट्रोजन की कॉमन कोवैलेंसी 3 and the rest of the member can show covalency of 3 as well as +5, remember। इस तरीके से कॉमन कोवैलेंसी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCl5 नहीं बनता, PCl5 फॉर्म होता है। बोर्ड में कई बार पूछा गया है, कोई सा स्टेट बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। PCl5 फॉर्म होता है क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। NCl5 नहीं बन सकता क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 अनपेयर्ड हो ही नहीं सकते ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। देखो बच्चों, एग्जाम में आंसर देते वक्त पर्टिकुलर कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। आपके कुछ ऐसे शब्द जिनसे एग्जामिनर फेमिलियर है, आपको वो अपने आंसर में जरूर लिखने हैं, अंडरलाइन करने हैं। जैसे आपने ये कह दिया कि नाइट्रोजन 5 की कोवैलेंसी नहीं शो कर सकता, शायद पूरे मार्क्स ना मिले। अगर ये भी लिखेंगे कि नाइट्रोजन 5 की कोवैलेंसी इसलिए नहीं शो कर सकता बिकॉज इट डज नॉट पोजेस d ऑर्बिटल, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। तो कोई भी आंसर लिखते वक्त ये ध्यान रखें, एग्जामिनर खुद से नंबर नहीं देंगे, एग्जामिनर जो आपने लिखा है, जो सबूत आप अपने पेपर में छोड़ के आए हैं, उसी के ऊपर आपको मार्क्स देंगे, रिमेंबर। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन हमें यहां पर लर्न करने चाहिए। PCl5 के बारे में याद रखना, अगर PCl5 गैसियस स्टेट कोवैलेंट कंपाउंड होता है, मोनोमर, लेकिन अगर हम इसको सॉलिडिफाई करते हैं तो ये डायमर PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव, इस तरह से ये फॉर्म हो जाता है, और इस तरीके से कहेंगे ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज स्पीसीज की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी आयनिक होता है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। सॉलिड PCl5 आयनिक है, क्यों है? तो जवाब है आपके पास ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, उसको आप होमवर्क में ट्राई करेंगे कि हाउ PCl5 डिसोसिएट्स, ये अगर टूटता है तो किस तरह से टूटता है, इसको कोशिश करना ये आपको याद हो जाए। इस तरह से ये तो बात थी PCl5। एक और चीज आती है रिगार्डिंग PCl3। PCl3 बन सकता है क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में थे। PCl3 के बारे में क्वेश्चन आता है कि अगर हम इसको ऐसे ही हवा में पड़ा रहने देते हैं तो इसमें से धुआं निकलने लगता है।
फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है। आखिर क्यों? ये क्वेश्चन किसी भी क्लोराइड के बेसिस पे है, ऑर्गेनिक में भी आता है, एसिड क्लोराइड्स में, किसी के बारे में पूछा जा सकता है। तो जवाब होगा कि ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है और इस वजह से ये HCl गैस प्रोड्यूस करता है। HCl व्हाइट फ्यूम शो करता है, इस वजह से ये फ्यूम्स दिखाता है। तो ये हमारे यहां तक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको साथ के साथ याद करने चाहिए। अब बारी है हाइड्राइड्स की। ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं और हाइड्राइड बनाते हैं। जैसा कि हर ग्रुप में आप पढ़ते आए हैं, उसी तरह से ये हाइड्राइड्स बनाते हैं। हर एक के पास एक एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है। थर्मल स्टेबिलिटी, जैसा कि अभी तक आप पिछले वीडियो लेक्चर से फेमिलियर हो चुके होंगे। ग्रुप 17 और ग्रुप 16, जिसका साइज छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी, स्टेबल होगा। सबसे छोटा कौन? नाइट्रोजन। तो सबसे स्टेबल कौन? NH3, फिर PH3, आर्सेनिक, SbH3, BiH3 एक्सेट्रा। एसिडिक स्ट्रेंथ, वैसे तो एसिडिक नहीं है, लेकिन अगर एसिड होते तो जो आसानी से प्रोटॉन का लॉस करता। प्रोटॉन का लॉस कौन करता? जिसका बॉन्ड कमजोर होता। और बॉन्ड किसका कमजोर होता? जिसका साइज बड़ा होता। तो अगर ये एसिडिक होते तो सबसे स्ट्रॉन्ग बिस्मथ, सबसे वीक NH3। रिड्यूसिंग नेचर, कौन आसानी से हाइड्रोजन देगा? आसानी से हाइड्रोजन वही लूज करेगा जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड कमजोर होगा, और वो कौन सा रहेगा? बिस्मथ। सो वी कैन से कि एसिडिक कैरेक्टर कहीं या रिड्यूसिंग नेचर कहीं, हर एक में यही ऑर्डर हमारा बना रहेगा। फिर बात है लिक्विफिकेशन की। अगर ये गैसेस होते तो कौन पहले लिक्विफाई होता? जैसे मैं शुरू से बताता आया हूं, पहले देखो हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो तो ध्यान से वंडर वॉल अट्रैक्शन, जो साइज पे डिपेंड करता है। पहले हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें आएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड आप शायद जानते हो, जहां हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फोन से कनेक्ट होता है। जहां हाइड्रोजन फोन से, फोन का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, सबसे आसानी से लिक्विफाई कौन होगा? NH3। कोई और नहीं बनाएगा। तो अब क्या देखेंगे? वंडरवॉल फोर्सेस। और वंडरवॉल फोर्सेस किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे। साइज किसका बड़ा? बिस्मथ का, फिर SbH3, फिर ASH3 और फिर PH3। इस तरह से लिक्विफिकेशन का ऑर्डर। और इसमें सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप बच्चों को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेनी है, वो है बेसिक कैरेक्टर या बेसिक नेचर और प्रोटॉन एफिनिटी। इसे आपने इंपॉर्टेंट मार्क करना है। इनमें से बेस कौन होगा? सभी के पास लोन पेयर है, सभी बेस होंगे। ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट में कहा जाता है जो प्रोटॉन गेन करता है वही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन बहुत कम होगा, और अगर प्रोटॉन आता है, नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज्ड होंगे, प्रोटॉन आसानी से कैप्चर करेगा। बिस्मथ का साइज बड़ा साइज है, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर होंगे, प्रोटॉन तुरंत कैप्चर करेगा। डीलोकेलाइजेशन कम है, साइज छोटा है। यहां डीलोकेलाइजेशन ज्यादा है, प्रोटॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, प्रोटॉन भागेगा, इलेक्ट्रॉन और भागेगा, और प्रोटॉन कैप्चर करना मुश्किल हो जाएगा। सो वी कैन सी NH3 स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ लोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, देन आर्सेनिक, देन SbH3 और सबसे लास्ट BiH3। इस तरीके से आप इस चीज को, प्रोटॉन एफिनिटी को लर्न करेंगे। तो ग्रुप 15 के अंदर यहां तक बताई गई चीजें अच्छे से कॉपी में लिखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आपको साथ साथ बताए गए हैं। उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको करना है। जितना बार बार रिवाइज करेंगे उतना आपको ज्यादा अच्छे से
लर्न रहेगा, याद रहेगा। इनके ऑक्साइड ऑक्सो एसिड्स एक इकट्ठे वीडियो लेक्चर्स के अंदर बनाए जाएंगे, तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से काम कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। वेलकम दोस्तों, अभी हमने ग्रुप नंबर 17 के बारे में पढ़ा था और आज हम सीखेंगे ग्रुप नंबर 16 के बारे में। पी ब्लॉक चैप्टर कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसका कि आप दिमाग में खौफ डाल लें और आप डरना शुरू कर दें। आप इसको जरा ध्यान से पढ़ें, आराम से पढ़ें और ये आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली। सबसे पहले आपको इनका ग्रुप का कॉमन नेम याद रखना है, चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस का मीनिंग है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। इस ग्रुप के एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर एटसेट्रा ये मैक्सिमम ओर बनाते हैं और इसीलिए इनको चाल्कोजेन कहा जाता है। ग्रुप के मेंबर हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। पोलोनियम इस ग्रुप का रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और शायद आप जानते होंगे कि पोलोनियम नाम क्यों रखा गया, बेस्ड अपॉन द कंट्री पोलैंड, जहां पर इसकी डिस्कवरी हुई, इसके बारे में पता चला। इसके बाद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4, डी सब शेल वेकेंट होती है, डी सब शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। एटॉमिक साइज जनरल ग्रुप 15 से स्मॉल, ग्रुप 17 से बड़ा, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे याद रखना जैसे यहां सल्फर 286। अब जो मेथड मैं यहां बताऊंगा वही मेथड आपने हर एक पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए अप्लाई करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन इस तरह से की जाएगी, कितने इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट लूज कर सकता है या गेन कर सकता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अगर इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2, 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, तो लॉस के बाद चार्ज कितना आएगा, +6। तो इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +6 तक, और मोस्ट कॉमन -2 +6 कंसीडर कर सकते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड में है जहां +4 स्टेट भी आती है, जैसे SO2 एटसेट्रा, तो इसी रेंज में ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। अगली चीज है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मीनिंग होता है कोई भी एलिमेंट कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। अगर आप ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन देखें, सो दिस इज 1s2 2s2 2p4, ये है कॉन्फ़िगरेशन। सो ऑक्सीजन को देख के समझ ही जाएंगे कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो ये अपनी कॉमन कोवैलेंसी 2 की शो करेगा। और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना भी पड़ेगा, जैसे H3O पॉजिटिव के अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो हद से हद ये 3 की कोवैलेंसी मैक्सिमम शो कर सकता है, अदरवाइज कॉमन 2 की। ऑक्सीजन के अलावा बाकी मेंबर 1s2 2s2 2p6, हम सल्फर का एग्जांपल ले रहे हैं, जो सल्फर बिहेवियर शो करेगा वही बाकी एलिमेंट भी बिहेवियर शो करेंगे। सो वी कैन से सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, डी सब शेल वैकेंट है। अब खुद डिसाइड करो कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, जितने अनपेयर्ड, और कितने हैं अनपेयर्ड, 2 की कोवैलेंसी। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दूं, अब जरा काउंट कीजिए कितने अनपेयर्ड आ गए, 4, तो अगली कोवैलेंसी 4। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड में 4 कोवैलेंट बॉन्ड बने हैं, H2S के अंदर 2 कोवैलेंट बॉन्ड बने हैं। अभी एक और पेयर्ड है, अगर इसे भी यहां से हटा दें तो ये 6 की कोवैलेंसी, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। इस तरीके से हम कहेंगे ऑक्सीजन 2 और 3 2 ही कोवैलेंसी शो करता है, और 3 के बारे में मैंने बताया किस केस में, H3O पॉजिटिव। लेकिन इसके अलावा जितने भी मेंबर हैं
वो 2, 4, 6 ऐसी कोवेलेंसी शो कर सकते हैं। अगर आपसे सवाल पूछते हैं कि ऑक्सीजन 3 से ज्यादा कोवेलेंसी क्यों नहीं शो करता, तो क्या जवाब होगा? ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। आपसे कहीं SF6 पॉसिबल है लेकिन OF6 पॉसिबल नहीं। SF6 क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। OF6 ऑक्सीजन को 6 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। क्या ऑक्सीजन के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि सेकंड शेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो इस वजह से OF6 पॉसिबल नहीं। तो इस तरीके से कोवैलेंसी के बारे में याद रखना है। ऑक्सीजन 2 और मैक्सिमम कितनी शो करेगा? 3, और बाकी मेंबर +2, +4, +6 इतनी कोवैलेंसी शो कर पाएंगे। विद रीजन इस चीज को आपने याद रखने की कोशिश करनी है। अच्छा, ये तो जनरल बातें होगी। अब इसके अलावा हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का मतलब हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड, H2O, H2S, H2SE, H2TE, पोलोनियम रेडियो एक्टिव, उसे तो लर्न नहीं करना। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? हैलोजेंस में भी किया हमने, ग्रुप 15 में भी। थर्मल स्टेबिलिटी का मीनिंग, अगर हीट करते हैं कौन स्टेबल रहेगा? वही जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्ग होगा? जिसका साइज स्मॉल होगा। स्मॉल कौन? ऑक्सीजन। सो वी कैन से थर्मल स्टेबिलिटी H2O की सबसे ज्यादा रहेगी और H2TE की सबसे कम रहेगी। अगर हम पूछते हैं एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ, सो यू कैन अंडरस्टैंड जो आसानी से प्रोटॉन डोनेट कर सकता है वही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जो प्रोटॉन जाने देगा। प्रोटॉन कौन जाने देगा? जिसका बॉन्ड वीक है। और बॉन्ड किसका वीक होगा? जहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। और बॉन्ड लेंथ कहां ज्यादा होगी? साइज जहां पे बड़ा होगा। और बड़ा साइज किसका? H2TE। सो वी कैन सी इन सभी में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा H2TE। रीजन मैंने बताया, बड़ा साइज होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा। रिड्यूसिंग नेचर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो याद रखना जो किसी का रिडक्शन करे, जो किसी को हाइड्रोजन सप्लाई करे, यानी जो हाइड्रोजन आसानी से छोड़ेगा। कौन हाइड्रोजन आसानी से देगा? जिसका बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, यानी सेम ऑर्डर रिड्यूसिंग नेचर में भी ये सेम ट्रेंड शो करेगी। इस तरीके से आप सभी बच्चे आसानी से याद कर पाओगे। अगला है लिक्विफिकेशन या लिक्वेशन, कुछ भी कहें आपके लेवल पे। तो अगर सपोज ये गैसेस हैं, पहले लिक्विफाई कौन होगा? लिक्विफिकेशन के लिए हमने अपने पिछले काफी वीडियो लेक्चर्स में बताया है, पहले हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड देखें। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो तो वंडरवॉल फोर्सेस देखें जो साइज पे डिपेंड करते हैं। पहले देखना है हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर ना हो तो वंडरवॉल फोर्सेस जो साइज पे डिपेंड करते हैं। अब खुद सोचो कौन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? H2O। तो सबसे आसानी से लिक्विफाई होगा H2, और कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। तो फिर क्या देखेंगे? वंडरवॉल। और वंडरवॉल फोर्स किस पे डिपेंड? साइज पे। साइज किसका बड़ा है? टेल्यूरियम का। तो वाटर के बाद अगला H2TE, H2SE, H2S। इस तरीके से हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज आपको यहां याद करनी चाहिए। तो इस तरह से ग्रुप नंबर 16 में शुरुआती प्रॉपर्टीज। अब देखो
चाहे आप क्लास 11th में पढ़ते हो चाहे 12th में पढ़ते हो, इन वीडियो लेक्चर्स को जरूर ध्यान से अच्छे से देख के अपने कंसेप्ट्स को पॉलिश करो। और अगर ये आपको आसान लगना शुरू हो जाए, इसका मतलब हमारा मकसद पूरा हो गया। अगर आपको लगता है कि ओहो ये तो मैं फटाफट सॉल्व कर लेता हूं, तो इसका मतलब हमारा मकसद पूरा हो गया, लर्निंग आपके लिए आसान होगी। किसी भी चीज को करने के हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक बहुत मुश्किल और एक बहुत आसान। मुश्किल रास्ते पे क्यों जाना, जब आसान रास्ते से काम हो सकता है तो मुश्किल रास्ते पे आखिर क्यों जाना। आप आसानी से ही करें, उसको इजीली कंप्लीट करने की कोशिश करें, अचीव करने की कोशिश करें, चीजें अपने आप होती जाएंगी। ऑक्सो एसिड बचे हैं, ऑक्सो एसिड हमें अलग से वीडियो लेक्चर के अंदर आपको बताएंगे, तो इसीलिए इतने को ही अच्छे से प्रैक्टिस करें और देखते रहें आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स, जहां फर्दर आपके एनरिचमेंट के लिए वर्क किया जाएगा। पी ब्लॉक एक डर शुरू से बच्चों के मन में बिठा के रखता है। क्लास 12th का बच्चा खासतौर से पी ब्लॉक से परेशान होता है, लेकिन मैं कहूंगा कि 11th और 12th दोनों ही बच्चों को पी ब्लॉक पूरे के पूरे ग्रुप्स को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अगर 11th में ही आप इसको अच्छे से पढ़ लें तो 12th में परेशान नहीं होना पड़ेगा, और 12th के तो सिलेबस में खैर ये एग्जिस्ट करता ही है। तो हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 17 की। हैलोजन के नाम से जानते हैं बिकॉज दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसर, ये सॉल्ट बनाने में काम आते हैं। इस ग्रुप के एलिमेंट हम याद रखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये एलिमेंट है। क्लोरीन कॉमन सॉल्ट बनाने का काम आता है, एक्सेट्रा। तो ये सॉल्ट प्रोड्यूसर है, सॉल्ट बनाते हैं कहा जाएगा। जब भी हम इनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, एस्टेटाइन को हम छोड़ देंगे, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स वगैरह हम नहीं पढ़ते, तो आपने सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट पढ़ने हैं। और कौन सा ये बड़ी बात है, 4 एलिमेंट चुटकियों में आप समझ जाएंगे। सबसे पहले कोई भी ग्रुप आप पढ़ें, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। इस ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP5। जब कभी भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालें या कुछ भी चीज करें, कोई भी हैलोजन हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, और आप समझ पाएंगे वैलेंस शेल में यहां 7 इलेक्ट्रॉन है, और जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5, यानी सबसे बाहर S सब शेल 2 इलेक्ट्रॉन, P सब शेल 5 इलेक्ट्रॉन, ये याद रखो। दूसरा एटॉमिक साइज, वो याद करोगे। एटॉमिक साइज में आप याद रखें कि ग्रुप 17 का एटॉमिक साइज ग्रुप 18 से कम होता है। कई कारण है। ग्रुप 18 का साइज वंडरवॉल रेडियाई में बताया जाता है, ग्रुप 17 का कोवेलेंट में वंडरवॉल रेडियाई बड़ी होती है, इसीलिए ग्रुप 18 का साइज बड़ा है। या फ्लोरीन और नियॉन के बारे में क्वेश्चन आता है कि नियॉन का साइज फ्लोरीन से क्यों बड़ा है, तो एक कारण तो हुआ कि इनका साइज वंडरवॉल रेडियाई में बताते हैं जो कि बड़ी होती है, और इनका कोवेलेंट में जो कि स्मॉल होती है। उसके अलावा एक और रीजन याद रखना है, नियॉन में वैलेंस शेल पूरी तरह से फिलअप होती है, 8 इलेक्ट्रॉन, और ये सभी इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज तो सेम होता है, अगर ये पास पास होंगे इनमें रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से साइज बढ़ता है। तो अगर एग्जाम का क्वेश्चन आता है नियॉन और फ्लोरीन, नियॉन बड़ा क्यों है, सो यू कैन से ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन द कंप्लीटली फिल्ड सेकंड शेल। तो इस तरीके से सेकंड आपने एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा, फिर आपने इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ना है। ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होती है, सो वी कैन से हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होने का कारण भी है, इनकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मैंने फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा 2 7, और स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए जो ये तुरंत कैप्चर करता है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है।
तो ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होने का कारण हो गया बिकॉज दे रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। क्लास 11 का बच्चा भी ध्यान से इस बात को सीखेगा, शॉर्ट नोट्स साथ के साथ बनाता जाएगा, रिमेंबर। फिर इसके बाद हम याद करेंगे, अच्छा यहां पर एक क्वेश्चन याद करना है। जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, जनरल ट्रेंड डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, लेकिन एग्जाम मटेरियल, एग्जाम का क्वेश्चन, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे 11th में भी 12th में भी। जनरल ट्रेंड से हटके ये चीज आपको याद रखनी है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, और इसका कारण है फ्लोरीन बहुत छोटा होता है। जितने भी हैलोजन हैं सभी का साइज बहुत छोटा, इवन ये लिथियम से भी छोटे होते हैं। फ्लोरीन का साइज इतना छोटा है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन मिलता है। सोच के देखिए, आप दो बच्चे एक छोटे से बेंच पे बैठे हुए हैं, एक तीसरा बच्चा आता है, अगर जगह नहीं है आप उसे नहीं बैठने देंगे, आप उसे रिपेल करेंगे। यही फ्लोरीन के साथ होता है। फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स में दूरी कम होती है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन मिलता है। लेकिन सोच के देखिए, अगर आप दो बच्चे एक बड़े बेंच पे बैठे हैं, एक इधर और बीच में स्पेस है, तो तीसरा बच्चा अगर आएगा आप आसानी से उसको यहां पर जगह दे देंगे। वही काम क्लोरीन का है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से जगह मिल जाती है और वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। सो वी कैन से इन फ्लोरीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्स रिपल्शन ड्यू टू रिलेटिवली कॉम्पैक्ट सेकंड शेल, और इसी वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। फिर बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इनकी हाईएस्ट होती है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की डाउन द ग्रुप कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती है। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन, साइज वगैरह ये सब कुछ हो गए। फिर है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी। नाउ फ्लोरीन एग्जिस्ट एज F2, ग्रुप 17 फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2, और ग्रुप 16 में से है ऑक्सीजन O2। क्वेश्चन ये आता है, ग्रुप 16, दिस इज ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है? तो याद रखिएगा, ग्रुप 16 में डबल बॉन्ड होता है, 2 लोन पेयर, और ग्रुप 17 में साइज बहुत छोटा है और 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। तीनों के तीनों लोन पेयर स्मॉल साइज्ड फ्लोरीन पे हैं। 3 लोन पेयर में आपस में रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी ग्रुप 16 की ज्यादा होती है ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड लेस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए करना है आपने। F2 और O2, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा? O2। F2 और O2 कौन ज्यादा रिएक्टिव? जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, वो रिएक्ट आसानी से नहीं करेगा, ये करेगा। तो ज्यादा रिएक्टिव F2 और ज्यादा बॉन्ड एनर्जी O2। सो ग्रुप 17 या हम कहें ग्रुप 16 possess higher bond energy than group 17। फिर बारी आती है हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का मतलब कंपाउंड विद हाइड्रोजन, HF, HCl, HBr, HI, ये हैं इसके हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स में कुछ प्रॉपर्टी याद रखना। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, ब्रोमीन का साइज और बड़ा है, आयोडीन का साइज और ज्यादा बड़ा है। लिखेंगे ऐसे जिससे आपको अच्छे से चीज याद हो जाए कि आयोडीन का साइज काफी बड़ा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताएं थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। इसका मतलब हुआ अगर आप इसे हीट करते हैं कौन पहले डिसोसिएट होता है? ऑब्वियस सी बात, साइज छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी,
मजबूत बॉन्ड होगा, आसानी से नहीं टूटेगा। साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड कमजोर, आसानी से टूट जाएगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? HF, फिर HCl, HBr, HI, ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इसके बाद बात करेंगे हम एसिडिक स्ट्रेंथ की। एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कौन आसानी से प्रोटॉन का लॉस करता है। खुद सोचो, कौन प्रोटॉन का लॉस करेगा? जिसका बॉन्ड कमजोर होगा। और बॉन्ड किसका कमजोर है? जहां साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। सो वी कैन सी HF वीक एसिड, फिर HCl, HBr, HI। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको, एग्जाम्स के लिए याद करेंगे कि HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF बिकॉज ऑफ बिगर साइज, लेसर बॉन्ड एनर्जी, इस वजह से। फिर बारी है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहते हैं जो किसी का रिडक्शन कराता है। रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ H। अब आपसे पूछें, बताओ कौन यहां पर हाइड्रोजन जल्दी रिलीज करेगा? जो हाइड्रोजन जल्दी रिलीज करेगा वही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब आप समझ ही पाओगे, साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, आसानी से हाइड्रोजन जाने देगा, और इस वजह से हम कहेंगे HI यहां स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। तो जो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर, वही रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर भी यहां पर बन जाएगा। फिर बारी आती है लिक्विफिकेशन की। लिक्विफिकेशन में सबसे पहले आप ये देखें कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ना बनता हो तो आपने वंडरवॉल फोर्स देखने हैं, और वंडरवॉल फोर्स किस पे डिपेंड करते हैं? साइज पे। शायद आपको याद होगा, इन सभी में से HF हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो इसकी लिक्विफाई होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। अब बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते वहां वंडरवॉल, और वंडरवॉल किस पे डिपेंड करता है? साइज पे। और साइज किसका बड़ा? आयोडीन का। सो वी कैन से HI, HBr, HCl, इस तरह से हम ग्रुप 17 में हाइड्राइड को समझेंगे। 11th क्लास में ये सभी चीजें पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर, और 12th क्लास में पी ब्लॉक के अंदर। कॉम्पिटिटिव के लिए भी शॉर्ट में आपको इसी तरह से तैयारी करने की कोशिश करनी है। इसके बाद आपको 2-4 छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूं, आपको पता होना चाहिए इंटर हैलोजन कंपाउंड किसे कहा जाता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड जो 2 डिफरेंट हैलोजन से मिलकर बने होते हैं, जैसे ICl, IBr वगैरह, ये सभी इंटर हैलोजन कंपाउंड क्योंकि 2 डिफरेंट हैलोजन से मिलकर बने हैं। एग्जाम्स के लिए याद करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें। दूसरे हैं स्यूडो हैलाइड्स। स्यूडो हैलाइड्स का मतलब है, स्यूडो मतलब फॉल्स, हैलाइड। देखिए ये होता है हैलाइड, और इसके डायमर को कहते हैं हैलोजन। हैलाइड, हैलोजन। स्यूडो हैलाइड जो एक्चुअल में हैलाइड नहीं है लेकिन हैलाइड जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हें स्यूडो हैलाइड कहा जाता है। इनमें हैलोजन नहीं है लेकिन ये हैलाइड जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसीलिए इनको स्यूडो हैलाइड कहा जाएगा। और अब आपसे कहें कि भाई स्यूडो हैलोजन, नाउ हैलाइड और हैलोजन में क्या बताया था? न्यूट्रल डायमर ऑफ हैलाइड। न्यूट्रल डायमर ऑफ हैलाइड, उसी तरह से न्यूट्रल डायमर ऑफ स्यूडो हैलाइड, इन्हें हम स्यूडो हैलोजन के नाम से पहचानेंगे। तो इस तरीके से तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये हमें लर्न करनी है, हमें याद रखनी है। लास्ट डेफिनेशन है पॉलीहैलाइड आयन। जैसा कि नाम ही बता रहा है, पॉली एक से ज्यादा, हैलोजन आयन। जब एक से ज्यादा हैलोजन आयन की फॉर्म में प्रेजेंट हो उसे पॉलीहैलाइड आयन कहा जाता है, और ये है हमारे पास पॉलीहैलाइड आयन। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इतना ही सीखेंगे, लेकिन
इनमें अभी एक चीज बची है और वो है इनके ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स पे मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाऊंगा, जहां ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 तीनों के ऑक्सो एसिड हम कंपैरेटिवली लेंगे। देखिए, अगर तैयारी करनी है तो जम के करनी है, ढंग से करनी है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी है, आपको ढंग से तैयारी करनी है और एक सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ो। पी ब्लॉक का डर कुछ नहीं रहेगा, बहुत आसानी से ये होता जाएगा। पहले भी हमने पी ब्लॉक के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, लेकिन ग्रुप 17 पहले इसको आपने अच्छे से करना है, फिर ग्रुप 16 और लास्ट में ग्रुप 15। इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे। सो देखते रहिए, जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा और यूं ही पढ़ते रहिए और सबको दिखा दीजिए कि कुछ ना कुछ आप में है दम। हैव अ नाइस टाइम। पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर आज हम सीखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट इनऑर्गेनिक एसिड को एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज किया जाएगा। यहां पर हमारे पास सबसे पहले टाइप के एसिड हैं जिन्हें हाइड्रो एसिड कहा जाता है। हाइड्रो एसिड का मतलब जो डायरेक्ट हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता, उसे हाइड्रो एसिड कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है HF, फॉर एग्जाम्पल HCl, HBr एटसेट्रा, इन सभी को हाइड्रो एसिड कहा जाएगा। तो जहां हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, ऑक्सीजन नहीं है, इन्हें हाइड्रो एसिड कहेंगे। अब हाइड्रो एसिड के केस में आपने जब एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है तो एक बहुत सिंपल सी बात है, जो आसानी से प्रोटॉन का लॉस करेगा वही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, जो इजीली प्रोटॉन का लॉस करेगा वही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। और इजीली कौन लूज करेगा? जिसका बॉन्ड वीक होगा। और बॉन्ड किसका वीक होगा? जहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो आप इस बात को यहां पर ध्यान रखेंगे कि जितना बड़ा एटम का साइज होगा उतनी ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, उतनी आसानी से बॉन्ड टूटेगा और उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी। अगर आपसे पूछें ग्रुप 17 में HF, HCl, HBr, HI बताओ कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? सो बिगर इज द साइज, हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो स्ट्रॉन्गर एसिड कौन रहेगा? HI। तो हमारा कंसेप्ट यहां पर डेवलप हो जाता है। We can say size of atom is directly proportional to acidic strength। ये हमारा कंसेप्ट जो मैंने आपको दे दिया, यहां कंसेप्ट डेवलप हुआ। अब पहला क्वेश्चन आया, HF, HCl, HBr, HI अरेंज करना है। यू कैन इजीली अरेंज, इन्हें आप बड़ी आसानी से अरेंज कर पाएंगे। जिसका साइज बड़ा है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। इस तरह से हमारा हाइड्रो एसिड का क्वेश्चन सॉल्व रहेगा। ध्यान से देखते जाइएगा इन लेक्चर्स को, लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, और अगर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, लेक्चर भी हो गया, और क्या तैयारी, फिर ये हमारी परफेक्ट तैयारी कहलाई जाएगी। इसके बाद बारी आती है आपके पास ऑक्सो एसिड्स की। ऑक्सो एसिड से हमारा मतलब है जहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है उन्हें ऑक्सो एसिड कहा जाता है। जहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा उन्हें ऑक्सो एसिड कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल HClO, HBrO एटसेट्रा, HFO एटसेट्रा। पहली टाइप के ऑक्सो एसिड हम ले रहे हैं जहां डिफरेंट टाइप ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट है। फर्स्ट टाइप ऑफ ऑक्सो एसिड इन्हें कहा जाएगा। अब देखिए यहां पर आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। HFO का स्ट्रक्चर इस तरह से, HClO का स्ट्रक्चर इस तरह से, HBrO का स्ट्रक्चर इस तरह से। हम कह सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट है तो ये ऑक्सो एसिड है। अब ऑक्सो एसिड को आपने अरेंज करना है, इस फैक्टर के बेसिस पे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हाइड्रोजन से अटैच एटम सेम है। हाइड्रोजन से अटैच एटम सेम होने की वजह से साइज सेम होगा। आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप अब किस तरह से सॉल्व करेंगे? आप ध्यान रखेंगे, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम अटैच, हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम अटैच, हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हमारा कंसेप्ट यहां पे डेवलप हुआ कि मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो हम देख सकते हैं
HOF, HOCl, HOBr, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। और इस तरह से इन ऑक्सो एसिड्स को अरेंज कर पाएंगे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर। तो ऐसे आपने इनके बारे में जानना था कि ऑक्सो एसिड को किस तरह से अरेंज किया जाए, ये हमें मालूम पड़ेगा। अब जानिए कि अगर आपके पास डिफरेंट हैलोजन, तो हम जान चुके हैं सिमिलर हैलोजन के ऑक्सो एसिड हैं, तो आप किस तरह से अरेंज करेंगे। ये है हमारे पास HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ग्रुप 17 में से बहुत साल लगातार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से करेंगे। इसे हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक एसिड के नाम से इनको जाना जाएगा। अब इन्हें हमें अरेंज करना है। अब आप यहां पर ये फैक्टर अप्लाई नहीं कर सकते साइज का, सभी एटम सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्लाई नहीं कर सकते, सभी एटम सेम है। अब ऐसे केस में आप किस तरह से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जानिए, हमारे पास HClO है, स्प्लिट होगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। HClO2 है, स्प्लिट होगा H पॉजिटिव Cl2 नेगेटिव। HClO3 स्प्लिट होगा इस तरह से। ऐसे हम कह सकते हैं कि ये सभी ऑक्सो एसिड यहां पर स्प्लिट हो जाएंगे और इस तरह से ये स्पीसीज देंगे। एसिड जो देता है उसे कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है, तो ये हमें कॉन्जुगेट बेस देंगे। क्योंकि पहले दोनों फैक्टर अप्लाई नहीं हो सकते, तो अब हमारे पास एक लास्ट उम्मीद बचती है जिससे हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब ये सभी के सभी H आयन का लॉस कर रहे हैं, यानी सभी के सभी एसिड हैं। अब कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? एक सीधी सी बात है, जहां पर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है वही ज्यादा एसिडिक होता है। मोर स्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस, हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये एक लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, ये डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस में भी पूछी जाती है। अब आपको यहां इनकी स्टेबिलिटी के बारे में जानना है कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो एनायनिक स्पीसीज है, आयन है, और आयन के बारे में एक बात हमेशा जान लें, लेसर इज द चार्ज मोर इज द स्टेबिलिटी। लेसर इज द चार्ज मोर इज द स्टेबिलिटी। चार्ज सभी पे सेम है। फिर अब आप ये जान लें, मोर द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज हायर इज द स्टेबिलिटी। मोर द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज हायर इज द स्टेबिलिटी। यहां पर चार्ज एक ऑक्सीजन पे डिस्पर्स होगा, यहां 2 ऑक्सीजन पे, यहां 3 ऑक्सीजन पे, यहां 4 ऑक्सीजन पे। तो जहां तक कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात है, क्योंकि यहां पर चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा होगा, एटम ज्यादा है, सो वी कैन से ClO4 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। और जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ही स्टेबल, उतना ही स्ट्रॉन्गर हमारा एसिड होगा। सबसे ज्यादा बेस स्टेबल हमारे पास ये है, तो वी कैन से कि ये हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया HClO4, HClO3, HClO2 और लास्ट में HClO। इस तरह से हम यहां इसको सॉल्व कर पाएंगे, ये जवाब दे पाएंगे कि ऑक्सो एसिड को किस तरह से अरेंज किया जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ग्रुप 17 के ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहे हैं। आपको इनको अच्छे से लर्न करना है, प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। अब मैं इस टॉपिक के बेसिस पे आपको देता हूं कुछ क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है और क्वेश्चन आंसर वीडियो के अंदर हम उनके आंसर को डिस्कस करेंगे, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन पहले एफर्ट्स आपको करने की कोशिश करनी है। तो आइए देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड। इनमें से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा? A H2SO3 एंड H2SO4, ये आपको प्रेडिक्ट करना है। विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड, जवाब देना है। अगला है HNO2 एंड HNO3, ये आपको जवाब देना है। द नेक्स्ट वन इज H2O, H2S, H2SE। इनमें स्ट्रॉन्गर एसिड क्या रहेगा?
ये जवाब यहां बनना चाहिए, जवाब आना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज ई पार्ट। अगर आपसे कहें MnO एंड MnO2 यहां बताना है विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, और अगर हमने आपसे कहा, अगर हमने यहां पर कंसिडर किया कि सपोज एक हाइपोथेटिकल ही सही PH3 ASH3 यहां प्रेडिक्ट करना है कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड हमारे पास रहेगा। तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को यहां पर मेंटेन कीजिए और कोशिश कीजिए इन क्वेश्चंस के आंसर बताने की। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे नहीं बात बनेगी, अगर साथ साथ दिमाग में चलाएंगे कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा। और ये चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हैं, चाहे NTSC के पेपर में हैं, चाहे आप क्लास 11th में हैं, आप किसी भी क्लास के क्यों ना हो, कंसेप्ट अगर डेवलप है इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा परफॉर्मेंस आएगी, और परफॉर्मेंस अगर आएगी तो हैप्पी मूड हमेशा बना ही रहेगा। तो इसी तरह से देखते रहिए इन सभी वीडियोस को और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा लर्निंग आपकी हो पाए और आप और ज्यादा मेहनत करते जाएं, क्योंकि सक्सेस के लिए सिर्फ यही जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड करें, प्रैक्टिस करें, अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, एंड दिस इज मस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट।